नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के 6 नंबर यूनिट के बारे में, जिसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और उनमें से जो भी प्रश्न निकल रहे हैं उन सभी को हम आज देखेंगे। चाहे छोटा प्रश्न हो या फिर कोई बड़ा प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों के जवाब की देने की कोशिश हम लोग आज करेंगे। 6 नंबर यूनिट को दो भागों में अगर बांट दिया जाए तो इनमें से जो छोटे और बड़े कुल मिला के जैसे भी प्रश्न बोर्ड में आने लायक बनते हैं उन सभी प्रश्नों को अलग करके रखा है। कुछ प्रश्न तो अभी यहाँ पर बता रहा हूँ और अगर इनमें इनमें से पीछे कुछ भी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे वाले में देख लेंगे। सबसे पहला सवाल, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। देखो, पौधे की अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल हरे रंग के पादपों के अंदर पादप के हरे भाग के अंदर ही होती है। और पादप का हरा हरा भाग कौन सा है? पत्ती। तो पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य की रोशनी ज़रूरी होती है और प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूरज की रोशनी में ही होता है। ठीक है। दूसरा सवाल, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? देखो, वैसे एंजाइम की बात की जाए तो लार के अंदर उपस्थित होता है एमाइलेज। लार के अंदर उपस्थित होने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। जो एंजाइम है यह लार के अंदर उपस्थित होता है और इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो भोजन के साथ जो भी सूक्ष्म जीव आ रहे हैं उन सभी जीवों को क्या करना? नष्ट करना। और ये सारे जीव नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लार में उपस्थित एंजाइम ही करता है। ठीक है। चलो, तीसरे सवाल की बात कर ली जाए तो तीसरा सवाल है भाई, वायुमंडलीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से एटीपी के कितने अणु मुक्त होते हैं? जब वायवीय श्वसन, देखो श्वसन तो वैसे दो प्रकार का होता है, सभी को पता है। श्वसन दो प्रकार के, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की अगर बात की जाए तो वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है भाई, कि जो वायवीय श्वसन, जो वायु की उपस्थिति में जो श्वसन हो वो वायवीय श्वसन होता है और जो वायु की अनुपस्थिति में हो वो अवायवीय श्वसन होता है। और जब वायवीय श्वसन की बात कर ली कि इसके अंदर पूछा कि कितने एटीपी के अणु बनते हैं, तो वायवीय श्वसन के अंदर 38 एटीपी के अणु बनते हैं। 38 एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है। और ये एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा का जिस रूप में ऊर्जा संचित रहती है वो कौन सा रूप है? एटीपी। ठीक है। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है और वायवीय श्वसन के अंदर 38 एटीपी के अणु बनते हैं और अवायवीय श्वसन के अंदर 2 एटीपी के अणु बनते हैं। तो फायदा किस चीज़ में है? वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में हमेशा ऊर्जा अधिक मिलती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मिलती है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा किस रूप में रहती है? कोशिका के अंदर अगर ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा रहती है अपने एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में जो एटीपी है उसके रूप में कोशिका के अंदर ऊर्जा संचित रहती है। और अगर कोशिका के शक्तिग्रह की बात की जाए तो कोशिका का शक्तिग्रह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। पूरा नहीं लिखूंगा, आधा ही लिखूंगा। ठीक है। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का शक्तिग्रह और कोशिका की ऊर्जा की अगर बात की जाए तो एटीपी के रूप में संचित रहती है। अगला प्रश्न की बात करूं मैं, 5वां नंबर प्रश्न, मनुष्य का प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब मतलब ये है धमनियों से संबंधित। जब धमनियों में जो प्रवाह होता है वो कितना होता है और सिराओं का जो प्रवाह होता है वो कितना होता है? ठीक है। जो 120 लिखा है यह है प्रकुंचन दाब और 80 जो लिखा है यह है अनुशीतलन दाब। जब भी किसी व्यक्ति की नब्ज या बीपी मापी जाती है तब बताता है कि डॉक्टर द्वारा यही बताया जाता है कि व्यक्ति के नॉर्मल रूप से अगर 180 से 120 के बीच में हो तब जो अधिकतम और न्यूनतम
अधिकतम 120 और न्यूनतम 180 के बीच में हो तो उस व्यक्ति की बीपी को सही माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुकुंचन और प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब। अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक कौन सा होता है? सोचो सोचो, इस मनुष्य के अंदर रुधिर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक कौन सा हो गया? अब इसको HB के नाम से भी जानते हैं। ये HB है क्या? हीमोग्लोबिन। सीधी सी बात, हीमोग्लोबिन जो है ये श्वसन वर्णक है। जब भी जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लग जाता। वैसे हमने पढ़ा भी था कहीं पे, अगर याद हो तो, कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़ों से ऑक्सीजन का प्रवाह होने के लिए फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में तकरीबन 2 से 2.5 साल लग जाते। ठीक है, तो हम खुशनसीब हैं जो हमारे रुधिर के अंदर क्या पाया जाता है भाई? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की, उत्सर्जन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? अब देखो भाई, बात आ गई उत्सर्जन की। उत्सर्जन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई की बात की जाए तो ये होते हैं भाई नेफ्रॉन्स। क्या होता है भाई? नेफ्रॉन्स। ठीक है, जो नेफ्रॉन्स जो है इन्हीं को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। ठीक है, और इनकी संख्या लगभग एक वृक्क मतलब किडनी के अंदर लगभग 5 लाख के आसपास होती है। और इसका संरचना भी कई बार पूछा जाता है, तो संरचना के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और आगे प्रश्न की बात करते हैं 8वां नंबर प्रश्न। इससे पहले 7वें के अंदर एक और बात बता दूं। उत्सर्जन की बात की जाए तो नेफ्रॉन है, और तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो न्यूरॉन है। दोनों शब्द थोड़े से समान लग रहे हैं, जबकि दोनों शब्द समान हैं नहीं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो न्यूरॉन है, और उत्सर्जन तंत्र की बात की जाए तो नेफ्रॉन है। और रुधिर में मूत्र का पृथक्करण होता कहाँ पर है? 8वां नंबर प्रश्न है, रुधिर के अंदर मूत्र का पृथक्करण होता कहाँ पर है? तो भाई रुधिर के अंदर इसका पृथक्करण होता है अपने केशिका गुच्छ में। अगर याद हो तो केशिका गुच्छ के बारे में बताया गया है कि जो बोमन संपुट होता है, उस बोमन संपुट के अंदर कुछ केशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे केशिका है, केशिया नहीं, केशिका गुच्छ कहते हैं। यहाँ पे का करना, का, केशिका गुच्छ। ठीक है, और यहीं पर मूत्र का भी पृथक्करण होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अवशोषण का कार्य भी यहीं पर होता है। ठीक है, अब 9वें नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक एक कोशिकीय जीव के उदाहरण लिखने हैं। ये छोटी सी बात है, एक कोशिकीय जीव में अगर बात की जाए तो अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये सारे क्या हैं? एक कोशिकीय जीव। मतलब एक कोशिकीय जीव होते कौन से हैं? वे जीव जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना हो, क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे का सवाल, अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है? भाई अमीबा के अंदर अंत पाचन होता है, अवशोषण होता है। खाद्य धान्यों के अंदर पढ़ा होगा कि खाद्य धान्याँ इसके अंदर पाई जाती हैं, और इन्हीं खाद्य धान्यों के अंदर जीवाणु या विषाणु जो भी आता है, जो इसका भोजन है, वो फंस जाता है और यहीं पर इसका पाचन हो जाता है और उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, जो इसके काम के पदार्थ हैं उन सभी को ये ग्रहण कर लेता है, और जो इनके काम के नहीं हैं वो इनको बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने अमीबा में के पाचन के प्रकार हो गया। फिर बात कर लेते हैं भाई 11वें नंबर प्रश्न की, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस, देखो यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन भरी बातें होती हैं। अगर पित्त रस के निर्माण की बात की जाए तो पित्त रस का निर्माण हमेशा होता है यकृत मतलब लीवर में। यकृत का मतलब लीवर के अंदर इसका पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, और अगला ही प्रश्न इसी से रिलेटेड दिया है, 12वां नंबर प्रश्न, पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है? तो इसका जवाब होगा पित्ताशय। पित्ताशय के अंदर इसका रक्त इकट्ठा होता है। ठीक है, और पित्तरस के निर्माण की बात की जाए तो यकृत हो गया, और पित्तरस के इकट्ठे होने की बात की जाए तो ये हो गया अपने पित्ताशय। अब देखो बात है 13वें नंबर प्रश्न की।
माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना कौन सी है? देखो, इसके कहने का मतलब है, जब माता के पेट के अंदर जब भ्रूण होता है तो उस भ्रूण को पोषण प्राप्त कहाँ से होता है? जो संरचना उसको पोषण प्रदान करती है, उस संरचना का नाम क्या है? इस संरचना के बारे में इससे वो पूछा है। तो ठीक है, देखो ये प्रश्न हमारे अर्धवार्षिक के अंदर पूछ लिया गया था, और ये अपने जहाँ तक संभव हो आउट ऑफ कोर्स होना चाहिए, जबकि आउट ऑफ कोर्स है नहीं, क्योंकि इस यूनिट के अंदर हमने इसके बारे में जाना था। ठीक है, ये 6 नंबर यूनिट में वैसे तो इसका कहीं पर वर्णन हमने देखा नहीं, लेकिन मानव के अधिकांश तंत्र इसके अंदर आ चुके हैं। तो इसका जवाब क्या होगा वो सुन लेते हैं। माता के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम होता है प्लेसेंटा। अगर इसको बोला जाए प्लेसेंटा इंग्लिश के अंदर, और अपरा अपरा हो गया इसका हिंदी के अंदर। ठीक है, ये दो ही शब्द हैं इसके। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो प्लेसेंटा, और हिंदी की बात की जाए तो अपरा। ठीक है, आज की केवल 13 ही प्रश्न, बाकी के प्रश्न अगले वीडियो के अंदर। इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा सा कर लेते हैं इसको वीडियो को। प्रश्न अभी बहुत हैं आगे, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आगे इसमें लेके चलेंगे।